नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। डेट आज की 23 जून 2021 और देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस के इंपॉर्टेंट न्यूज़ और एक्सप्लेन पेज से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखो, आज थोड़ा लेट हो गया, एडिटोरियल भी लेट हो गया था और ये भी थोड़ा लेट हो गया। कल से हम फिर से वही एक्यूरेट टाइम रहेगा, सुबह 12 बजे तक दोनों वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं फ्रंट पेज पे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। देखो, दो आर्टिकल्स है फ्रंट पेज पे। एक तो लक्षद्वीप यूनियन टेरिटरी में जो एडमिनिस्ट्रेटर के द्वारा कदम उठाए गए थे उनको लेकर के वहाँ पर अभी भी प्रोटेस्ट चल रहा है। जानेंगे क्या है मुद्दा, इसके बारे में एक्सप्लेन पेज पे हमने पहले एक डिस्कस कर लिया है डिटेल में। एक रिवीजन मात्र है, अगर आपने नोट्स बनाए तो रिवाइज ज़रूर कर लेना आप उनको। ठीक है, फिर हम बात करेंगे पिछले साल का एक केस जिसमें टीआरपी केस चल रहा था, पता है, अर्नब गोस्वामी को जेल हुई थी वो सारा। तो उस केस को लेकर के एक चार्जशीट अभी दायर की गई है पुलिस के द्वारा, उसमें अर्नब गोस्वामी का पहली बार नाम आया है। जानेंगे ये तो दो न्यूज़ हो गई फ्रंट पेज से। इसके अलावा फिर पेज नंबर 3 से दो न्यूज़ है राजस्थान की। दोनों न्यूज़ हम लास्ट में डिस्कस करेंगे, जिसमें एक तो न्यू माइनिंग ब्लॉक्स को इशू करने से संबंधित है जिससे कि जॉब क्रिएट किया जा सके, और दूसरा राजस्थान से रिलेटेड न्यूज़ है, वो है आपके सामने चिरंजीवी स्कीम, जो चीफ मिनिस्टर चिरंजीवी स्कीम है उसके तहत जो भी हेल्थ फैसिलिटी, हेल्थ इंश्योरेंस दिया जा रहा है राजस्थान सरकार के द्वारा, उसके बारे में। तो ये दोनों हम सबसे लास्ट में डिस्कस करेंगे। आगे चलते हैं। पेज नंबर 4 पे एक न्यूज़ डिस्कस करेंगे जिसमें मॉडल ऑफ रिफॉर्म के ऊपर अभी जो स्टेट सेंटर रिलेशन में एक कन्वर्जेंस देखने को मिल रही है, जिसको स्टेट सेंटर भागीदारी बोली जा रही है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। तो वो क्या है मुद्दे, जानेंगे इसके थ्रू। आगे देखते हैं। एक्सप्लेन पेज पे एक आर्टिकल है जिसमें कतर के एनवॉय ने ये कहा है कि इंडियन ऑफिशियल्स ने तालिबान से भी बात की है, और हमारे जो फॉरेन अफेयर मिनिस्टर हैं उन्होंने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में कहा कि अफगानिस्तान में वायलेंस अभी तक भी ख़त्म नहीं हो रही है और एक डेमोक्रेटिक मैनर में वहाँ पर पीस स्टैब्लिश होनी चाहिए। जानेंगे पूरे मुद्दे को। इसके अलावा एक्सप्लेन पेज पे दो आर्टिकल्स हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक तो ये कि प्रिंट किया जाए नए नोट को या फिर नहीं करना चाहिए, मुद्दा जानेंगे पूरा डिटेल में, अच्छा आर्टिकल है। दूसरा हम देखेंगे यहाँ पर कि जजेस जो अपने आप को रेस्क्यू कर लेते हैं किसी भी केस से, तो ऐसे में क्यों तो वो करते हैं और कैसे वो कर सकते हैं, इसके पीछे क्या कोई प्रोसीजर हो है, कोई कानून या फिर कोई रूल रेगुलेशन अवेलेबल है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर जानेंगे। ठीक है, बाकी दो आर्टिकल्स हैं, इन दोनों में से ये आप खुद से पढ़ोगे, हम डिस्कस नहीं करेंगे, थोड़ा सा समझा दूंगा लास्ट में। और इधर वाला ये जो आर्टिकल है पेपर क्लिप वाला, इसका थोड़ा सा समरी लेंगे। इसके अलावा आगे देखें, वर्ल्ड पेज पे ऐसे तो कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, पर एक बार समरी लेंगे इस पूरे पेज की। आगे इकोनॉमी पेज पे कुछ आर्टिकल्स हैं जिनको डिटेल में देखेंगे। एक तो ये कि अभी सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज को जिस तरीके से गाइडलाइंस दी गई है, रूल्स नए रिलीज किए गए हैं, उसी तरीके से ई कॉमर्स कंपनीज के ऊपर भी गाइडलाइंस रिलीज की गई है। इसके बारे में न्यू रिपोर्ट तो हमने कल डिस्कस कर ली थी, अब थोड़ा एक बार रिविजन हो जाएगा, वही चीज़ें रिपीट होंगी, इसको भी एक बार फिर से देखेंगे। ठीक है, और इसके अलावा हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है आपके सामने, आपके लिए टास्क मिलेगी इस आर्टिकल से, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के बारे में हम बात करने वाले हैं। इसके अलावा ये जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में आपको खुद को पढ़ना है। ठीक है, इसके अलावा ये टाटा और ये जो टाटा ग्रुप और एयरटेल दोनों मिलकर 5G नेटवर्क लॉन्च करने वाले हैं, और इधर डेयरी सेक्टर से संबंधित न्यूज़ है वो देखेंगे, और ग्रीन हाइड्रोजन से संबंधित न्यूज़ है ये देखेंगे। तो आर्टिकल्स बहुत हैं, आज देखते हैं एक एक को डिटेल में। फर्स्ट न्यूज़ है, लक्षद्वीप में हाईकोर्ट ने 2 ऑर्डर्स पे स्टे कर दिया है, और गवर्नमेंट ने कहा है कि आप फूड हैबिट्स को क्यों एक तरीके से चेंज करना चाह रहे हो, अपसेट करना चाह रहे हो। देखो, लक्षद्वीप का जो ज्यूरिसडिक्शन है वो केरला हाई कोर्ट के अंडर आता है, एक तो ये ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, तो आप एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कितने तो हाई कोर्ट्स हैं इंडिया में, और ऐसे कौन कौन से हाई कोर्ट्स हैं जिनमें मल्टी टेरिटरीज को वो एडजुडिकेट करते हैं या वहाँ के जो केसेस को देखा करते हैं। ठीक है, तो लक्षद्वीप एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा अभी 2 ऐसे मतलब स्टेटमेंट दिए गए, जिसमें एक तो ये कि डेयरी फार्मिंग को वो क्लोज करने की बात कर रहे हैं, और दूसरा जो मिड डे मील स्कीम में बच्चों के लिए जो खाना आता है उसकी मेन्यू को चेंज करने की बात की गई है। तो लक्षद्वीप एडमिनिस्ट्रेटर की अगर बात करें तो उनका नाम है प्रफुल्ल के पटेल। तो उन्होंने रिसेंटली गवर्नमेंट स्कूल में या गवर्नमेंट डेयरी फार्म जो हैं उनको बंद करने की बात कही है, और मिड डे मील स्कीम में बच्चों की थाली में जो मेन्यू है फिक्स किया रहा है, उसमें आप देखोगे जो भी नॉनवेज आता था उसको बंद करने की बात की जा रही है। जबकि वहाँ पर अगर फूड हैबिट्स की बात करें तो ये कॉमन चीज़ है, तो उसको बंद करने के लिए ऑब्जेक्शन किया गया, और केरला हाई कोर्ट में पिटीशन लगाई एक
पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन लगाई गई, तो रिजल्ट ये रहा, केरला हाईकोर्ट ने ये कहा कि आप इन दोनों ऑर्डर्स को रोको, इनके ऊपर कोई एक्शन, मतलब एक तरीके से इनके ऊपर आगे काम नहीं किया जाएगा। अब पेटिशनर्स का सवाल ये है कि एक तो गवर्नमेंट ऑन्ड जो डेयरी फार्म्स हैं, ठीक है, डेयरी का जो काम होता है लक्षद्वीप में, उसको बंद करने के पीछे एडमिनिस्ट्रेटर का ये पॉइंट है कि मतलब ये एक मुद्दा हो सकता है कि वो गुजरात से प्राइवेट डेयरीज के जो प्रोडक्ट हैं उनको लाना चाह रहे हैं, ठीक है। दूसरा, वहाँ पर अपनी खुद की, अब एक अगर वहाँ पे लक्षद्वीप में देखो तो ज़्यादातर डोमिनेंस में देखोगे तो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर मुस्लिम्स, तो ऐसे में उनकी खुद की जो खाने का जो हैबिट है, आप उसको कैसे एकदम से अपसेट कर सकते हो, ये पॉइंट को लेकर के फिर केरला हाई कोर्ट ने इसको डिसरप्ट कर दिया, इन पे स्टे लगा दिया दोनों ऑर्डर्स पे। इन दो पर्टिकुलर ऑर्डर्स के स्टे लगाने से पहले आपको पता है कि हमने डिस्कशन किया था कि पहले भी ऑर्डर्स डिक्लेयर किए हुए हैं लक्षद्वीप एडमिनिस्ट्रेटर के द्वारा, जिनमें एक तो बीफ के ऊपर बैन लगाना था, तो दूसरा 2 बच्चों से ज़्यादा बच्चे वाले इंडिविजुअल को अगर वो पंचायती राज इलेक्शन में खड़ा होना चाहते हैं तो उनको रोक लगाने की बात भी थी। तो एंटी गुंडा एक्ट इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। अब इन सारे एक्ट्स में या सारे ऑर्डर्स में वहाँ के लोकल लोगों का कोई पार्टिसिपेशन नहीं था, तो ऐसे में फिर एक बहुत ज़्यादा खींचतान में कह सकते हो कि एक अनसर्टेनिटी आने लग गई थी। तो उसको लेकर के अब रही सही में ये 2 और ऑर्डर्स निकाल दिए, जिसमें मिड डे मील स्कीम में जो चिकन या फिर जो भी मटन इनको सर्व किया जाता था तो उनको भी रोकने की बात की गई। तो बोले कि आप वहाँ पर उनकी खुद का जो हैबिट है, फूड हैबिट है, उसको आप चेंज मत करो। और जो PIL लगाई गई है केरला हाई कोर्ट में, उसमें कहा कि आर्टिकल 19 जिसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन और कल्चरल वैल्यूज़ को कंटिन्यू करने के लिए अगर कोई भी काम करना चाहे, देखो कल्चरल राइट्स हैं वो तो आर्टिकल 29-30 में आपके पास अवेलेबल है, तो आर्टिकल 19 में भी आप देख सकते हो, कहीं पर आप जॉब करना चाहो तो वो भी कहीं ना कहीं आपको अवेल कराया जाता है। तो आर्टिकल 19 और दूसरा आर्टिकल 300A जो कि आर्टिकल 31 हुआ करता था 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से पहले, जिस टाइम पर हमारे यहाँ पर एक राइट टू प्रॉपर्टी जो था वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल फंडामेंटल राइट हुआ करता था। फिर उसके चलते लिटिगेशंस बहुत सारी आई ज़मीनों को लेकर के, ज़मीनों के केस को लेकर के, तो फिर बाद में 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बेसिस पे इसको आर्टिकल 31 को ख़त्म करके और इसको एक लीगल राइट बना दिया गया था आर्टिकल 300A के अंदर। तो राइट टू प्रॉपर्टी अभी लीगल राइट है, बिल्कुल अबॉलिश नहीं है, ठीक है, पर फंडामेंटल राइट नहीं है, ये ध्यान रखोगे आप, ओके। और आर्टिकल 19 आपको पता ही है। तो बोले इन दोनों आर्टिकल्स को वायलेट करने की कोशिश की जा रही है लक्षद्वीप एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है TRP चार्जशीट के बारे में। तो मुंबई पुलिस की जो क्राइम ब्रांच है उन्होंने कोर्ट में चार्जशीट पेश की है। ये तीसरी चार्जशीट है, 2 पहले की, अब ये तीसरी। तो 2 पहले वाली चार्जशीट्स में अर्नब गोस्वामी जो कि एडिटर इन चीफ है रिपब्लिक टीवी के, उनका नाम देखो पहले था नहीं, पर आपको पता है इनको अरेस्ट भी कर लिया था, फिर इनको बेल मिली थी, सुप्रीम कोर्ट ने फिर अप्रूवल दिया था। फिर आर्टिकल 226 जिसमें कि रिट ज्यूरिसडिक्शन आती है हाई कोर्ट की, आर्टिकल 32 जिसमें रिट ज्यूरिसडिक्शन आ जाती है सुप्रीम कोर्ट की। तो इन दोनों के बीच में भी बहुत सारे डिस्कशंस हुए थे कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आर्टिकल 226 जब अवेलेबल है तो हाई कोर्ट्स के पास में पहले जाना चाहिए, बजाय के रिट ज्यूरिसडिक्शन के अंडर में आप रिलीफ न चाहो तो आर्टिकल 32 का यूज़ कम से कम करने की ज़रूरत है, क्योंकि ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में लोड है समथिंग वो है ही, ठीक है। तो पॉइंट यहां पर यह है कि TRP की अगर बात करें तो इसको बोला था टेलीविजन रेटिंग पॉइंट। इसमें क्या एक स्कैम निकल के आया था पिछले साल, अब ये कोविड-19 के चलते और बहुत सारे इश्यूज रहते थे जिनके चलते ये मुद्दा साइड में पड़ गया, जिसमें मेन मुद्दा आ गया था जो सचिन वाजे वाला जो केस आया था ना, अंबानी टेरर स्केयर वाला जो केस आया था, जो जेलेटिन स्टिक्स मिली थी मुकेश अंबानी के घर के बाहर, तो उस केस के चलते ये केस कहीं ना कहीं ठंडे बस्ते में चला गया था। अब फिर से चार्जशीट ये आई है तो रीसरफेस हो रहा है ये केस, और ये 3rd चार्जशीट के अंदर अर्नब गोस्वामी का नाम आ गया। पहले तो देखो रिपब्लिक ऑनर का नाम ही था, और उसके साथ में जो ये TRP डिक्लेयर करने वाली जो एजेंसी है बार्क, उसके CEO का नाम था। फिर उसके बाद में आप देखोगे अब अर्नब गोस्वामी का नाम आना भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। इसके अलावा ये जो TRP केस है इसमें यह था कि
मैनिपुलेशन किया गया था टीआरपी में। देखो इसमें सिंपल सी बात है, टीआरपी का मतलब हो गया कि जिन चैनल्स को ज़्यादा से ज़्यादा देखा जाता है उन चैनल्स की टीआरपी ज़्यादा होगी। इसका मतलब जहां पर जनता ज़्यादा ऑक्यूपाई कर रही है उनके ऊपर अगर कोई भी एडवर्टीजमेंट देने के लिए कोई भी कंपनी अगर ऐड लेकर के आती है तो उन लोगों से ये हाई टीआरपी वाले चैनल्स क्या करेंगे, ज़्यादा पैसा मांगेंगे। तो ऐसे में क्या हो जाता है कि उन चैनल्स की वैल्यू बढ़ जाती है। तो ऐसे में अपनी रेवेन्यू इंक्रीज करने के लिए चैनल्स ने क्या कर दिया, अपनी टीआरपी को इंक्रीज कर लिया। और इनमें जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो है एक तो रिपब्लिक टीवी में, इसके अलावा एक महा मूवी टीवी चैनल आता है उस पर भी। तो ऐसे में रिपब्लिक टीवी और रिपब्लिक भारत और ये एक महा मूवी टीवी चैनल, ये 3 चैनल ऐसे हैं जिनके इंडिविजुअल्स के ऊपर सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि भाई आपने माल प्रैक्टिसेस को परफॉर्म किया और आपने टीआरपी रेटिंग्स अपने चैनल की बढ़वाई। अब टीआरपी रेटिंग बढ़वाने के तरीके क्या होते हैं, सिंपल सा, पहले इसमें 3 तरीके बताए जा रहे हैं कि फर्स्ट टेक्निक तो ये है कि जिन लोगों के घरों पर आप बैरोमीटर अप्लाई करते हो जिससे कि आप वहां पर रीड आउट करो कि कौन सा चैनल ज़्यादा देखा जाता है, तो उन घरों के लोगों को ये चैनल वाले क्या करते हैं, मनी दे देते हैं, पैसे दे देते हैं और कहते हैं कि आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा चलाओ। तो ऐसे में क्या हो गया, मैल प्रैक्टिस हुई कि नहीं, आपने खुद के अपने चैनल की वैल्यू बढ़ाने के लिए आपने पैसे दे दिए, ये भी एक तरीके का ब्राइबरी हो गया। तो एक तरीका तो ये होता है। दूसरा तरीका ये होता है कि पुलिस ने ये कहा कि ड्यूअल एलसीएन, इसका मतलब ये हो गया कि एक चैनल 2 डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज पे ऑपरेट होने लग जाए। तो इससे क्या होगा, जैसे चैनल ट्यूनिंग चेंज की जाएगी उसके बावजूद भी वहां पर चैनल वही दिखाई दिया जाएगा जो कि वहां पे दिखाया जा रहा है। तो ऐसे में फ्रीक्वेंसी के साथ में मैनिपुलेशन कर दिया जाता है चैनल के साथ, चैनल के द्वारा, तो भी टीआरपी मैनिपुलेशन हो सकती है। तीसरी टेक्निक हो गई कि टीआरपी को जो रेट करती है ब्रॉडकास्टिंग ऑडियंस रिसर्च काउंसिल बार्क, तो उनके बेसिस के ऊपर चैनल रेटिंग को इंप्रूव करा ले। तो इन 3 टेक्निक्स में से कोई सी भी टेक्निक यूज करके चैनल अपनी रेटिंग्स को इंक्रीज कर सकते हैं। और रेटिंग इंक्रीज हुई इसका मतलब क्या हुआ, लोग ज्यादा से ज्यादा उन चैनल्स को देख रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा चैनल जिन चैनल्स को लोग देख रहे हैं उन पर अगर ऐड आएगा तो वो चैनल वाले जो एडवर्टीजमेंट देने वाली कंपनीज हैं, जो भी ऐड आते हैं टीवी में, है ना, तो उनसे ज्यादा से ज्यादा चार्जेस करेंगे। तो वो रेवेन्यू इंक्रीज करने का तरीका हो गया। तो अब देखो बात ऐसी है, एफआईआर तो लॉन्च पहले से हो रखी है, अब लास्ट अक्टूबर में ही हो गई थी। अब बात यह है कि इन्वेस्टिगेशन और होगा, बट इन्वेस्टिगेशन को साइड में डालना पड़ा क्योंकि सचिन वाजेवाला केस आ गया था, जो अंबानी टेरर स्कैर केस आया था। अब फिर से बात हाईलाइट हुई है, अब देखते हैं आगे क्या होता है। ठीक है, तो टीआरपी केस के बारे में भी हमने पूरा डिटेल डिस्कस किया हुआ है पिछले साल के वीडियोज में। ठीक है, तो आप अगर देखना चाहो तो वो देख लेना। बाकी मैं कोशिश करूंगा, अगर लिंक मिला मुझे, मैं ढूंढना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा टाइट है, या फिर आप सीधा टीआरपी वाला केस सर्च करके और उसके बारे में वीडियो मिल जाएंगे आपको यूट्यूब पे बहुत सारे। पढ़ना इसको जरूर, अगर आपने नहीं पढ़ा है नोट्स बने हुए, रिवाइज कर लो उसको। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज है कि मॉडल ऑफ रिफॉर्म बाय कन्विक्शन, पीएम मोदी ने स्टेट और सेंटर भागीदारी को हेल किया है, दैट मीन्स प्रेज किया है। देखो 4 रिफॉर्म्स की बात की गई थी जब पिछले साल कोविड-19 के चलते आपको पता है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज रोक दी गई थी। तो शुरुआत हुई थी आत्मनिर्भर भारत पैकेज की, जिसमें कि एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट किया जा सके, इकोनॉमी को फिर से एक बूस्ट दिया जा सके, और उसमें स्टेट्स के पास में जितनी रेवेन्यू की कमी थी उस रेवेन्यू को कॉम्पनसेट करना या सप्लीमेंट करने के लिए एक ऑप्शन दिया गया था। पर यह पहली बार था कि स्टेट्स को हेल्प देने से पहले सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कंडीशन रखी गई, और वो कंडीशन थी 4 रिफॉर्म्स की, कि उन 4 रिफॉर्म्स को अगर आप इंप्लीमेंट करते हो तो आपको इजीली बोरोइंग्स में, उधार लेने में सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो स्टेट्स की हेल्प कर देगी। तो प्रोविजन ये था कि 5% तक के उधार लिया जा सकता है एक स्टेट के द्वारा, उस स्टेट की जितनी भी ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। मतलब एक पर्टिकुलर स्टेट है, मान लो ये हरियाणा स्टेट है, तो हरियाणा स्टेट की बॉर्डर के विद इन नई सर्विस और नए गुड्स एक साल के अंदर कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं, उनका टोटल अगर आप एडिशन कर दो तो वो आ जाएगा उस पर्टिकुलर स्टेट का ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और वो 2020-21 में जितना हुआ उसका 5% तक उधार लेने के लिए अलाउ करना था। नॉर्मल कंडीशंस में तो क्या होता है कि 3% ही उधार ले सकते हैं, कोई भी एक स्टेट अपनी जीएसडीपी का केवल 3% तक ही उधार ले सकता है। पर कोविड-19 में जो सिचुएशन बनी वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन थी, मतलब एक तरीके से
अलग ही तरीके की सिचुएशन बन गई कि हाँ, एक तरफ आप इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी नहीं बढ़ा सकते हो, टैक्सेशन भी आपको कम करना है, इकोनॉमी को बूस्ट भी करना है। तो ऐसी परिस्थितियों में स्टेट्स के पास में रेवेन्यू की कमी आ गई, तो वो पैसा कहाँ से अरेंज करें। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि आपका जो 3% का रेंज है ना, उसको बढ़ाकर हम 5% करेंगे। उस 5% में 1% की हेल्प तो देखो सेंट्रल गवर्नमेंट खुद करने के लिए तैयार थी, पर 1%, जैसे 3 हो गया ना, 3 और 5 में डिफरेंस कितना का 2%। 2 में से बोला 1% की बोरोइंग तो चलो आप अपने हिसाब से कर लो, पर 1% जो एडिशनल है उसके लिए कंडीशंस दी, और वो कंडीशंस थी 4। इनका नाम आप लिख सकते हो। एक तो वन नेशन वन राशन कार्ड, कि हाँ जी, कोई भी माइग्रेंट वर्कर अगर बिहार से मुंबई में काम जाके करता है तो उसको वहां पर वेलफेयर स्कीम्स का फायदा मिले। दूसरा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट करने के लिए कौन कौन से स्टेट्स रेडी हैं। तीसरा, पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज का जो पूरा सिस्टम है उसमें चेंजेस लेकर के आना, पावर डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड, और अर्बन लोकल बॉडीज की रेवेन्यू है उसको स्ट्रेंथन करना। तो ये 4 ऐसे रिफॉर्म्स थे जो कि कंडीशनल थे कि अगर इन चारों रिफॉर्म्स को इंप्लीमेंट कोई भी स्टेट करता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट उस पर्टिकुलर स्टेट को बोरोइंग में 1% वाली हेल्प प्रोवाइड कर देगा या गारंटी ले लेगा। समझ गए? तो ये चीज है, और ऐसे में आप देखो स्टेट्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, और इसी चीज को यहां पर सेंट्रल और स्टेट भागीदारी बोली जा रही है। इसके लिए बात आ रही है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। इसके साथ में ये मॉडल पे काम करना अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है? ये बात बताई जा रही है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज है कि कतर एनवॉय ने यह कहा है कि इंडियन ऑफिशियल्स ने तालिबान से मीटिंग की है। एक तो ये पॉइंट। दूसरा, हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं एस जयशंकर जी, उन्होंने ये पॉइंट किया है कि अफगानिस्तान में वायलेंस अभी भी कम होने का नाम नहीं ले रही है, तो ऐसे में वहां पर शांति स्थापित करना एक बहुत बड़ा चैलेंज अभी भी बना हुआ है। तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में इंडिया देखो अभी नॉन परमानेंट मेंबर के तौर पे पार्टिसिपेट करता है, ठीक है? और अभी कतर में ही अफगानिस्तान के जो दोनों स्टेक होल्डर्स हैं, एक तरफ अफगानिस्तान की सरकार और दूसरी तरफ तालिबान, इनकी जो बातचीत हो रही है वो ज़्यादातर कतर की कैपिटल दोहा में ही हो रही है। तो वहां पर तालिबान जो है, इसके चांसेस ज़्यादा लगते हैं कि तालिबान अफगानिस्तान में टेक ओवर करेगा, पावर को अपने हाथों में लेगा। तो ऐसे में हमारी तरफ से स्टेटमेंट ये रिलीज किया गया है कि अभी तक भी वहां पर जो एक टारगेटेड मैनर में काम करना है कि हाँ, अफगानिस्तान में इंट्रा अफगान नेगोशिएशंस अच्छे से हो जाएं, पीस प्रोसेस है वो सक्सेसफुल हो, पर उसके लिए ज़रूरत यह है कि जो आप तालिबान के द्वारा जो कदम उठाए जाते हैं, बार बार अटैक कराए जाते हैं, निर्दोष लोगों की जाने जा रही है वहाँ पर, तो पुलिस के चलते वहाँ पर शांति स्थापित करना बहुत मुश्किल है। जबकि देखो हमारे जो वहाँ पर डिप्लोमेट्स हैं, ठीक है, हमारे जो ऑफिशियल्स हैं, उन्होंने भी तालिबान के साथ मीटिंग की, ये बात कतर के द्वारा रिलीज़ की गई। तो ऐसे में इंडिया देखो एंगेज करने के लिए रेडी है, कोई डाउट नहीं है। पहले तो एक यही चल रहा था कि तालिबान को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर रखा था, तो ऐसी परिस्थितियों में तालिबान के साथ में कोई एंगेजमेंट ही नहीं थी। अब क्या है, यूएसए और नेटो दोनों की जो फोर्सेज हैं वो कर रही हैं विड्रॉ अफगानिस्तान से, और 1 सितंबर लास्ट डेट आपको पता ही दी हुई है। तो ऐसी परिस्थितियों में फिर वहां पर कैसे भी करके शांति स्थापित हो, क्योंकि अफगानिस्तान की शांति का असर हमारे ऊपर सीधा पड़ता है। क्योंकि अगर टेरिटोरियल कनेक्टिविटी की बात भी करें तो अफगानिस्तान के साथ में हमारे बहुत सारे लिंक है, हमारा बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट वहां पर है, और अफगानिस्तान की इंस्टेबिलिटी का असर इंडिया की पीस पर सीधा सीधा दिखाई देता है, जो कि हमने 1990s के टाइम पे देखा था। तालिबान का रूल था 1996 के टाइम से, तो उस 4 साल के अंदर कितना ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स हमने देखे थे। उसका रिजल्ट ये हुआ कि हमारी जो पार्लियामेंट पे अटैक होना, वो बात अलग है कि पाकिस्तान की बैकिंग थी उस टेररिस्ट अटैक में, पर उस टाइम पर अफगानिस्तान में भी इंस्टेबिलिटी थी, तो उसका असर हमें भी झेलना पड़ता है। तो पॉइंट यहां पर यह है कि अफगानिस्तान में अभी शांति स्थापित हो, ये दूर दूर तक मुश्किल लग रहा है, क्योंकि तालिबान सबसे पावरफुल निकल के आ रहा है पहली चीज तो। और तालिबान अगर आता है तो वो शरीयत लॉ अप्लाई करेगा, शरीयत लॉ अप्लाई करेगा तो वो बहुत ही एक्सट्रीम चीजें हैं। आप देखोगे वुमेन को पढ़ने का राइट नहीं दिया जाएगा, वुमेन्स को। इसके अलावा आप देखोगे बुरके में उनको रहना पड़ेगा, बिल्कुल टिपिकल जो एक एंशिएंट टाइम पे जो रहने का तरीका था, उस तरीके की लाइफस्टाइल। अब वहां पर जो दूसरी कम्युनिटी है, जिसमें हजारा कम्युनिटी हो गई, वो बिल्कुल ऑब्जेक्ट कर रही है तालिबान को कि भाई हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है तालिबान का रूल, ठीक है? तो ऐसे में आप देखने वाली बात है आगे क्या बातचीत होती है। फिलहाल ये जो मीटिंग है, ये वर्चुअल कॉन्फ्रेंस हो रही है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की, ठीक है? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में डिटेल पढ़ लेना भैया आप। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल हम आ गए सीधे एक्सप्लेन पेज पे। यहां पर है कि कैश को प्रिंट करना चाहिए या नहीं, देखते हैं। देखो सवाल यह है, अभी अनएम्प्लॉयमेंट रेट की बात करें, ठीक है? तो
इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट रेट चल रही है लगभग 12% से ओवरऑल थोड़ा सा कम, 12% ही मानो। अर्बन एरियाज में अनएम्प्लॉयमेंट रेट चल रही है 14.7%, जबकि रूरल एरियाज में अनएम्प्लॉयमेंट रेट चल रही है 10.6%। अब गाँव में क्यों अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम है? क्योंकि नरेगा जैसी स्कीम चल रही है वहाँ पे, ठीक है। इसी तरीके से अगर सिटीज़ की बात करें तो सिटीज़ में सर्विस सेक्टर पे बेस ज़्यादा काम होता है। सर्विस सेक्टर आपको पता है बिल्कुल रुका हुआ है। सेम चीज़ आप यहाँ पे देखो, रियल जीडीपी ग्रोथ की अगर बात करें तो उसमें भी अगर 100 पॉइंट हम 2019-20 के माने तो 2024-25 तक आते आते 3 प्रिडिक्शन लगाई जा रही है, ठीक है। तो वो अपने आप में डाउटफुल है। तो पॉइंट यहाँ पर क्या आ जाता है जी कि ये जो नए नोट को प्रिंट करने वाली बात है ये क्यों आई? देखो टीवी नरेंद्रन अभी ये सीईओ एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं टाटा स्टील्स लिमिटेड के, जो कि अभी नए प्रेसिडेंट बने हैं कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री CII के। इन्होंने गवर्नमेंट से अभी एक डिस्कशन था, एक बातचीत थी, तो इन्होंने अपनी तरफ से गवर्नमेंट से एक रिक्वेस्ट की है कि गवर्नमेंट को 3 लाख करोड़ रुपए का फ्रेश फिस्कल स्टिमुलस देना चाहिए इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए। देखो मैंने आपको हमने इकोनॉमी पेज पे पढ़ा था हमने ये इस बारे में, और मैंने आपको बताया था कि ये नोट डाउन कर लो, ऐसे कैसे सजेशंस आंसर में लिखने काम आ सकते हैं। तो CII के इन हेड ने, या फिर आप कहोगे कि न्यू प्रेसिडेंट ने क्या सजेशन दिए थे कि 3 लाख करोड़ रुपए कैसे सरकार काम करे, तो उसमें गरीबों को कैश ट्रांसफर की बात की गई थी। आप नरेगा के अंदर, नरेगा या फिर जो भी गारंटी स्कीम्स है उनमें एलोकेशन इंक्रीज करो, GST रेट्स में कटिंग करो, या फिर आप आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना उसको एक्सटेंड करो, ठीक है। गवर्नमेंट जो है वो सब्सिडीज हैं उनको प्रोवाइड करे, फंड कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयज़ को दिया जाए, और एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉय कहीं पर भी अपनी खुद की प्रोविडेंट फंड में आगे से आगे, जैसे अपनी खुद के अपनी इन्वेस्टमेंट रखते हैं एक तरीके से, PF जो कटता है ना, तो बोले उसमें एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों के बीच में वायबिलिटी इतनी ज़्यादा नहीं है, तो ऐसे में सरकार उनकी हेल्प करे। तो ऐसी सजेशन इनके द्वारा दिए गए थे। तो पॉइंट यहां पर ही आ जाता है कि गवर्नमेंट जो है CII के अर्जिंग के बेसिस पे स्पेंड क्यों करे, ठीक है, क्यों CII गवर्नमेंट से इतनी रिक्वेस्ट कर रहा है? इसके पीछे देखो सवाल एकदम सिंपल सा है, मार्केट है। मार्केट का मतलब हो गए लोगों के पास में पैसा तो है, कई पैसे वाले हैं जो कि पैसा इन्वेस्ट करते हैं। अब देखो जी, सरकार के पास में भी पैसे की कमी है, सरकार भी आई मार्केट में, और प्राइवेट सेक्टर के पास में पैसे की कमी है, और प्राइवेट सेक्टर भी अपने काम को एक्सपेंड करना चाह रहा है, बढ़ाना चाह रहा है, और अपने मुनाफे को इंक्रीज करना चाह रहा है। तो दोनों के दोनों पहुंचे मार्केट में। अब सरकार बोलती है कि भाई हमें भी उधार पैसा चाहिए, हम इतना इंटरेस्ट रेट इतने साल के लिए दे देंगे, इतना करके हमें ये बॉन्ड रिलीज कर रहे हैं, पैसा दो। इधर प्राइवेट सेक्टर भी है, वो भी यही बात कह रहा है कि भाई हमें इतने पैसे चाहिए, इतना ये कर देंगे, इतने सालों के लिए चाहिए। अब आप बताओ लोग किसकी तरफ अट्रैक्ट ज्यादा होंगे? सरकार की तरफ होंगे कि नहीं? क्योंकि सरकार सिक्योरिटी है, सिक्योर है, टेंशन नहीं है, एक तो चीज। दूसरा, सरकार अगर इस तरीके से मार्केट से पैसा उठा लेगी, इसका मतलब क्या हो गया कि मार्केट में पैसे की आ जाएगी कमी, और मार्केट में पैसे की कमी आ गई तो जी सीधी सी बात है प्राइवेट सेक्टर के लिए मार्केट में इतना पैसा बचेगा ही नहीं। और पैसे की मार्केट में अगर कमी आती है तो आपको मैंने बताया था डिमांड एंड सप्लाई कॉन्सेप्ट, कि जिस चीज की कमी है उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली राइज हो जाती है। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि अब प्राइवेट सेक्टर को मार्केट से जो जहां पर की पैसे की कमी आ चुकी है, क्योंकि गवर्नमेंट ने पैसा उठा लिया, पहले ही उधार ले लिया मार्केट से, तो प्राइवेट सेक्टर के लिए इंटरेस्ट रेट राइज होगी कि नहीं, ज्यादा ब्याज पे करने पड़ेगा कि नहीं प्राइवेट सेक्टर को। तो ये दर्द है यहां पर CII के प्रेसिडेंट का कि भाई अगर कोविड-19 के चलते हैं अभी जो इकोनॉमिक क्राइसिस आए हैं, जिसमें सेकंड वेव ने तो और भी ज्यादा तोड़ दिया है प्राइवेट सेक्टर को, तो ऐसी परिस्थितियों में अगर सरकार को पैसे की जरूरत है और प्राइवेट सेक्टर को भी पैसे की जरूरत है, तो सरकार जो है वो रिक्वेस्ट करे RBI से कि भाई आप पैसे प्रिंट करो, जिससे क्या होगा कि सरकार की जरूरत है तो RBI से पैसा प्रिंट करवा करके हो जाएगी पूरी, और उधर प्राइवेट सेक्टर है वो मार्केट से उठा लेगा। तो इससे क्या हो जाएगा कि प्राइवेट सेक्टर को कम इंटरेस्ट के ऊपर पैसा अवेल हो जाएगा। तो ये एक पेचीदगी हमारे सामने निकल के आ रही है, ठीक है। थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए आप इसको। इसके अलावा CII के प्रेसिडेंट के द्वारा ये जो सजेशन दिया गया कि 3 लाख करोड़ रुपए का स्टिमुलस देना चाहिए, इसके पीछे एक पॉइंट ये भी आता है कि इकोनॉमी बहुत ज़्यादा क्राइसिस में निकल रही है, तो ऐसे में एक फ्रेश स्टिमुलस दिया जाए जिससे कि डिमांड क्रिएट हो सके। ये चीज़ मैं आपको बार बार बताता हूँ कि सप्लाई साइड में प्रॉब्लम है, डिमांड अगर ज़्यादा है तो इन्फ्लेशन बढ़ता है, हमें पता है, पर अगर डिमांड कोलैप्स हो ही रखी है ना, अब देखो सप्लाई साइड में थोड़ा सा कमी है, डिमांड बढ़ी हुई है, तो सप्लाई को तो इंक्रीज कर देंगी फैक्ट्रीज। जैसे आप एग्जांपल ले लो सैनिटाइजर्स का,
सैनिटाइजर जब पिछला वेव आया था कोविड-19 का, कितनी शॉर्टेज थी आपको भी पता है ना, कितने छोटी छोटी बॉटल्स हैं ना सैनिटाइजर की, वो 30 35 मुझे लगता है शायद 55 रुपए तक भी बिकने शुरू हो चुकी थी। फिर उसके बाद में आप देखो सैनिटाइजर इतना प्रोड्यूस हुआ कि मार्केट में दिखी सैनिटाइजर रहा था। अब तो ऐसे में क्या हो गया कि सप्लाई साइड को तो कॉप अप कर लेती है प्राइवेट सेक्टर। अब आप एक चीज बताओ कि सप्लाई तो लगातार आप मेंटेन रख लोगे और डिमांड आपकी कॉलेप्स हो रखी है, लोगों के हाथ में पैसा ही नहीं है, लोग खरीदारी करने के लिए बाहर निकल ही नहीं रहे हैं, तो क्या आप इकोनॉमी को बूस्ट कर सकते हो? इसके लिए क्या किया जाए? लोगों को रोजगार दिया जाए। रोजगार का हमने परिस्थिति देखी, ओवरऑल इंडिया 12% तक अनएम्प्लॉयमेंट रेट चल रहा है। रही सही में आप देखो कि हम जो लोगों के पास में पैसा है उसके अंदर कमी आई है, लोगों की सैलरी रिड्यूस हुई है, लोगों के पास में अमीर अमीर बनता चला गया, पैसे वाला हो गया। कि आज डेटा अगर देखो तो लगभग 1% इंडिया के लोग जो हैं उनके पास में 58% से ज्यादा इंडिया की वेल्थ है। ये इससे ज्यादा क्या इनइक्वालिटी हमें इंडिकेट करेगी? ठीक है, तो ऐसे में लोगों के पास में पैसा नहीं है तो डिमांड नहीं है तो फिर बाद में इकोनॉमी को स्टिमुलेट करने के लिए सरकार को लोगों के हाथों में पैसा देना चाहिए। तभी तो बोला ना नरेगा जैसे स्कीम को और बूस्ट अप करो, लोगों के खातों में अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करो, जीएसटी रेट्स रिड्यूस करो, सारी चीजें। तो ओवरऑल क्या कह दिया इन्होंने कि भाई सरकार अपनी तरफ से पूरी अकोमोडेटिव स्टांस ले और उसमें आरबीआई का सपोर्ट ले। और इसमें सीधा सीधा इन्होंने क्या कह दिया कि आरबीआई से सरकार ये बोले कि आप 3 लाख करोड़ रुपए का कैश नया प्रिंट करो और वो सरकार को दे दो। अब आप एक बताओ जी, इसको डेट मोनेटाइजेशन बोला जाता है एक तरीके से। डेट तो नहीं है सरकार के ऊपर, पर प्रॉब्लम अभी क्या है, डेट का मतलब कर्जा, राइट? तो अभी अगर देखें तो सरकार के पास में फिस्कल स्पेस भी तो कम है ना, सरकार के पास में टैक्स कलेक्शन कम आ रहा है, सरकार को ही आगे बढ़ के काम खर्चे करने पड़ रहे हैं। कोविड-19 से रिलेटेड जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स हो रहे हैं वो कौन कंडक्ट कर रहा है? ज्यादातर सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट के कोलैबोरेशन के बेसिस पे काम हो रहा है। तो सरकार के पास में स्पेस कम है। अब सरकार जाएगी उधार लेने के लिए मार्केट में, तो पहला केस आपको मैंने बता दिया कि मार्केट से अगर उधार सरकार ले लेगी तो चिंता किसको हो जाएगी जी? चिंता होनी शुरू हो जाएगी प्राइवेट सेक्टर को, क्योंकि उनको ज्यादा इंटरेस्ट रेट के ऊपर उधार लेना पड़ेगा, क्योंकि लोग जो हैं वो प्रेफरेंस किसको देंगे? सरकार को। तो ये चीज है मेन। देखो कुछ एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि ये जो पूरे सजेशन दिए गए ना, लोगों को कैश ट्रांसफर कर दो, नरेगा जैसी स्कीम को बोले ज्यादा से ज्यादा बूस्ट करो, बोला इसका नुकसान प्राइवेट सेक्टर को वैसे हो जाएगा कि बोला कैसे कि नरेगा जैसी स्कीम में अगर वहां पर आप ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते हो, पैसा डालते हो, तो जो माइग्रेंट वर्कर्स गांवों को छोड़ करके सिटीज में आकर के प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, तो उनका गांव छोड़ना एक तो फायदे वाली चीज नहीं रहेगी, तो वो गांव नहीं छोड़ेंगे तो लेबर की शॉर्टेज आएगी कि नहीं इंडस्ट्रियल एरियाज में, और लेबर की शॉर्टेज आएगी तो शॉर्टेज का मतलब लेबर की वैल्यू ज्यादा, उनको वेजेस ज्यादा देने पड़ेंगे, पैसा ज्यादा देना पड़ेगा। तो बोले एक तो ये नुकसान है। दूसरा, अगर आप लोगों को सब्सिडाइज रेट पे फूड ग्रेन दे रहे हो, उनके अकाउंट में कैश ट्रांसफर कर रहे हो, तो बोला लेजीनेस आएगी, लोग निकम्मे हो जाएंगे और गरीब ही बना रह जाएगा, उनको कभी एंटरप्रेन्योर बनने का ना तो उनको झील आएगी ना कुछ और। एक ये आर्ग्यूमेंट भी आता है। खैर हम बात कर रहे हैं सीआईआई के जो प्रेसिडेंट है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से, वो मैंने आपको बता ही दिया कि उनकी डिमांड सिर्फ और सिर्फ मेन फोकस इस पे आ रही है कि कैसे भी करके स्टिमुलस जो है नया प्रिंट करवा के कैश को और फिर बाद में सरकार दे। अब बात यह आ जाती है कि क्या वाकई में सरकार ऐसा कर सकती है? जी बिल्कुल कर सकती है, पर समस्या क्या है कि मार्केट में पहले से ही लिक्विडिटी बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है। दूसरा, 3 लाख करोड़ के नए नोट अगर प्रिंट करवा करके मार्केट में अगर सरकार फेंकती है तो कितना नुकसान हो जाएगा। इन्फ्लेशन हमें पता है, रिटेल इन्फ्लेशन 6.3%, जो कि अपनी अपर लिमिट को ब्रीच कर रही है। आरबीआई को जो दिया हुआ है 4 ± 2% का टारगेट, उससे भी ज़्यादा। होलसेल प्राइस इंडेक्स की बात करो तो वो भी 12.92 समथिंग % के ऊपर चल रहा है। तो ये दोनों चीज़ें सरकार के लिए चिंता की है, और अगर ऐसे में 3 लाख करोड़ रुपए और सरकार ने प्रिंट करवा करके मार्केट में डाल दिए तो और ज़्यादा चिंता हो जाएगी, क्योंकि इन्फ्लेशन और बढ़ेगा, क्योंकि रुपये का सर्कुलेशन बढ़ जाएगा, लोगों के हाथों में पैसा पहुंचेगा तो महंगाई बढ़ेगी कि नहीं। और रही सही में इंटरनेशनल मार्केट के ऊपर रुपए की वैल्यू डॉलर के अगेंस्ट में डाउन होती चली जा रही है। आप देख रहे हो कि 74 समथिंग रुपीस के इक्विवेलेंट $1 हो गया। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए सरकार बिल्कुल भी इन पर काम नहीं करेगी। दूसरी चीज, आप अगर इन्फ्लेशन की बात करो, महंगाई अगर बढ़ती है तो सबसे ज्यादा मार किसकी होती है? आप गरीब की तो सहायता करना चाहते हो और गरीब पर ही इसका अटैक हो जाता है ज्यादा। क्योंकि आज अगर एक बाथिंग सोप खरीदने जाओ, कोई भी साबुन खरीद लो नहाने का, उसको खरीदने के लिए एक अमीर को भी उतना ही पैसा देना है, गरीब को भी उतना ही देना है। मरा कौन ये बताओ?
अमीर की तो भाई मान लो 50 लाख रुपए पर मंथ की उनके इनकम हो रही है, तो उसके तो क्या क्या फ़र्क पड़ रहा है, साबुन चाहे 50 रुपए का बेचो चाहे 5 रुपए का बेचो, इतना कोई डिफरेंस नहीं है। जबकि गरीब की मार हो जाएगी जो डेली के 200-300 रुपए अपनी खून पसीने की कमाई से लेके आता है। ठीक है, तो बोले गरीब को ही आप मारने की बात कर रहे हो यहाँ पर, तो क्या कोई ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल है? तो राइटर यहाँ पर इसमें बताया जा रहा है कुछ मतलब ऑल्टरनेटिव्स। नंबर 1, कंप्रेसिंग पे रेशियोज इन कॉर्पोरेट वर्ल्ड। प्राइवेट सेक्टर में जो भी पेमेंट सैलरीज में जो गैप है उसको खत्म करो। कैसे? कि जो टॉप एम्प्लॉयज हैं उनकी सैलरीज को रिड्यूस करो, और जो बॉटम वाले हैं जिनको बहुत ज्यादा क्राइसिस का सामना करना पड़ रहा है उनकी सैलरीज को थोड़ा सा अप करो। कहने का मतलब मॉडरेशन कर दो आप। ठीक है, इससे क्या होगा कि गरीब बहुत ज्यादा गरीब नहीं होगा, जिनकी लाइवलीहुड बिल्कुल छिन चुकी है वो ज्यादा परेशान नहीं होंगे, और अमीर जिनको 15 लाख 2 लाख 3 लाख इतना रुपया पर मंथ अगर मिलता है, अगर उनका 15,000 रुपए कम कर दोगे तो उनको ज्यादा नुकसान नहीं होगा। एक बैलेंस। दूसरा, वेल्थ टैक्स, कि इसमें यह बताया जा रहा है कि वेल्थ टैक्स का मतलब हो गया कि लोगों के पास में जो प्रॉपर्टीज हैं उनके ऊपर टैक्सेस लगाने शुरू कर दो। ठीक है, इससे भी एक मौका बन जाएगा। तीसरा, इनहेरिटेंस टैक्स, कि एक पिता ने अपनी प्रॉपर्टी को अपने बच्चों में डिवाइड किया तो उस पर भी आप टैक्स लगा सकते हो। इसके अलावा चौथा जो सजेशन है वो है फ्रंट लोडिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर, कि आप खर्चा वहीं पर करो, उन्हीं इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स पे काम करो, खर्चा वहीं पे करो जहां पर मल्टीप्लायर इफेक्ट ज्यादा है। मतलब ये हो गया इसका कि सरकार अगर 100 रुपए खर्च करती है तो ये देखो कि कहां पर, तो कौन से सेक्टर में 100 रुपए लगाने पर ज्यादा जॉब्स क्रिएट हो रही हैं और साथ में रिटर्न्स ज्यादा मिल रहे हैं, तो मल्टीप्लायर इफेक्ट भी देखो उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का। तो ये कुछ सजेशंस थे, वो देखे। आगे देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है इसी एडिटोरियल एक्सप्लेन पेज से ही, कि जजेज अपने आप को कैसे रेस्क्यू करते हैं कोई भी केस से, कि हाँ मैं नहीं सुना सकता भाई यहाँ पर जजमेंट, और ऐसा क्यों है, कैसे और क्यों। तो रिसेंटली देखो 2 केसेस हैं, एक तो जो वेस्ट बंगाल के केसेस चल रहे हैं, एक तो वहाँ पर जो वायलेंस हुए ना पोस्ट इलेक्शन के बाद में जो वायलेंस हुई वहाँ पे, एक तो उसको लेकर के, दूसरा नारद स्कैम जो चल रहा है वहाँ पर उसको लेकर के केस है, ये तो वेस्ट बंगाल का। और एक कल हमने देखा था कि अनुपम बंबानी करके जज हैं दिल्ली हाई कोर्ट के, उन्होंने खुद को रेस्क्यू कर लिया, मतलब केस से बाहर निकाल दिया कि भाई मैं नहीं सुन सकता। मुद्दा क्या था? डिजिटल मीडिया हाउसेस के द्वारा जो चैलेंज किया जा रहा है ना, नए जो IT रूल्स अभी आए हैं, 2 जनवरी में डिक्लेयर कर दिए गए थे और इम्प्लीमेंट होना शुरू हो गए 26 मई से। तो ये दोनों केसेस अभी लेटेस्ट हैं। अब बात यह आ जाती है कि जजेस अपने आप को रेस्क्यू करते हैं, क्यों करते हैं? देखो इसमें एक मुद्दा आता है, दैट इज कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। जैसे कि कोई जज है A, अगर उनका इन्वॉल्वमेंट, जो भी पार्टीज हैं जिनके बीच में वो केस की सुनवाई है, उन किसी एक पार्टी के साथ वो कनेक्टेड हैं किसी भी तरीके से। मान लो ये कोई कंपनी है XYZ, इस XYZ कंपनी में A ने अपने कुछ शेयर्स खरीद रखे हैं, तो वो तो कहीं ना कहीं बायस्ड होगा कि इनका वर्डिक्ट कि हाँ भाई ये कंपनी बचे, क्योंकि नहीं तो मेरा पैसा डूब जाएगा, तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ सकता है। दूसरी वजह ये हो सकती है कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के अलावा, कि मान लो किसी हाई कोर्ट के अंदर कोई जज है A, उन्होंने कोई केस है XYZ, कोई भी केस मान लो, ठीक है, अभी जो IT रूल है उसी से संबंधित मान लो, कि इन्होंने जब हाई कोर्ट के अंदर, ये जब जज थे A, इन्होंने इस XYZ कंपनी के लिए अपना एक वर्डिक्ट सुनाया, अपना डिसीजन सुनाया। अब इस केस को, इस वर्डिक्ट को चैलेंज किया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट में। अब पता पड़ा कि सुप्रीम कोर्ट में जब ये केस चल रहा है उस टाइम पर ये जो जज थे ना A, ये प्रोमोट होकर के सुप्रीम कोर्ट में जज बन गए। तो कहने का मतलब इन्होंने जो पहले जजमेंट दिया उसी को रिव्यू कर रहे हैं, खुद के जजमेंट को खुद ही रिव्यू कर रहे हैं, तो ऐसे में भी वो खुद को दूर कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये चीज हो गई। एक ये चीज आप देख सकते हो कि मान लो कि यहां पर जो केस है कोई भी, यहां पर हाईकोर्ट वाला ही ले लेते हैं कि XYZ केस के अंदर A जो है वो जज ना होकर के यहां पर लॉयर है, ठीक है ना, वकील की तरह इन्होंने काम किया। अब उनको सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंटमेंट कर दिया गया उन लॉयर को सीधा, प्रेसिडेंट के पास में है ये अथॉरिटी, आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट में कोई भी एमिनेंट ज्यूरिस्ट अगर होगा तो सीधा प्रेसिडेंट अपॉइंट कर सकते हैं। हाई कोर्ट में तो चलो फिर भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ठीक है ना। अपॉइंटमेंट ऑफ जजेज इन हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट दोनों डिटेल में देख लेना भाई, बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, ठीक है, उसमें से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट में तो क्या होता है कि यहां पर ये लॉयर जिसने हाई कोर्ट में जब ये केस चल रहा था उस केस के अंदर अपनी वकालत की, अब उनको अपॉइंट कर दिया गया है जज की तरह सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में उस पर्टिकुलर केस को अपील किया जा रहा है उस हाई कोर्ट के वर्डिक्ट के खिलाफ। तो ऐसे में अगर वहां पर वो पहले लॉयर थे अब जज बन गए हैं, तो ऐसे में भी वो खुद को यहां से दूर कर सकते हैं। तो दो मुद्दे आगे, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट
और खुद के दिए हुए जजमेंट्स को ही रिव्यू करना पड़ रहा है हायर जुडिशियरी में। तो ऐसी परिस्थितियों में वो खुद को दूर कर सकते हैं। प्रोसेस क्या होता है? देखो प्रोसेस तो सिंपल सा है। जज जो है वो अपने हिसाब से अपनी बात कह सकता है, भाई मेरे को ये प्रॉब्लम है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, डर है कि कहीं ना कहीं मैं बायस डिसीजन दे सकता हूं, तो मुझे दूर रहना है। पर हाँ ये बात भी है कि वो रहना चाहते हैं कि नहीं रहना चाहते, बोलकर भी, समझ गए, वो भी उनके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि ऐसा केस ऑलरेडी आ चुका है अरुण मिश्रा जी के पास में। देखेंगे क्या है। खैर पहले वापस आ जाओ। अगर हम इस तरीके के रेस्क्यू की बात करें कि हाँ ये जो रिक्यूजल किया जा रहा है कि हाँ जी मैं इस केस से अपने आप को दूर करता हूं जज के द्वारा, तो सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है, रंजीत ठाकुर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1987 का केस है, जिसमें कुछ ऐसे पॉइंट निकल के आते हैं कि जज को यह चेक करना चाहिए कि मैं बायस्ड हूं कि नहीं। अगर वो खुद को बायस्ड फील करते हैं तो खुद को उस केस से दूर कर लेना चाहिए। ठीक है। इसी तरीके से 1999 का एक चार्टर है, रिसेंटमेंट ऑफ वैल्यू इन जुडिशियल लाइफ और अकोर्ड ऑफ एथिक्स, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने अडॉप्ट किया था। इसके बेसिस पे भी जज जो है वो अपनी मोरालिटी, अपनी एथिक्स की, अपनी एथिकल वैल्यूज के बेसिस पे डिसाइड कर सकते हैं। तो देखो जीएस पेपर 4 के साथ भी कनेक्ट कर सकते हो कि जजेज अपने आप को दूर कर लेते हैं तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को अवॉइड करने के लिए। इसका मतलब वो इंटीग्रिटी को अपनी को मेंटेन रखना चाह रहे हैं, राइट। इसके अलावा क्या जजेस जो हैं वो रेस्क्यू करने से मना कर सकते हैं जबकि पता पड़ रहा है कि उनका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है? जी बिल्कुल हो सकता है ऐसा। ज्यादातर तो देखो नॉर्मल कंडीशंस में तो ये होता है कि जज अपने आप को दूर कर लेते हैं, पर फिर भी 2019 का एक केस है हमारे पास में जहां पर जस्टिस अरुण मिश्रा जी ने अपने आप को कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के मेंबर बनने से बिल्कुल भी दूर नहीं किया, जबकि वहां पर उस पर्टिकुलर डिस्प्यूट से रिलेटेड जब वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच रिव्यू कर रही थी उसमें उनका पॉइंट पहले से इन्वॉल्व था। ठीक है ना। तो ये एक आ गया मुद्दा। इसके अलावा यूयू ललित, जस्टिस यूयू ललित की बात करें, उन्होंने अपने आप को रेस्क्यू कर लिया था कि अयोध्या जन्मभूमि से संबंध, अयोध्या राम जन्मभूमि का केस आया था, तो यूयू ललित जस्टिस जब बने तो उस टाइम पर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में इस पर्टिकुलर हियरिंग के टाइम पे अपने आप को दूर कर लिया। ये कहा कि भाई इस मुद्दे से संबंधित एक केस था, क्रिमिनल केस, जिसमें मैं लॉयर की तरह काम कर चुका हूं, तो ऐसी परिस्थितियों में उन्होंने खुद को दूर कर लिया। तो देखो ये जज पे डिपेंड करता है कि वो दूर जाना चाहते हैं, मतलब उस केस से खुद को हटाना चाहते हैं या उसमें इन्वॉल्व रखना चाहते हैं। तो अभी जो केस है वेस्ट बंगाल का है एक तो, और एक आपको पता ही है मुद्दा जो आईटी रूल्स हैं नए उनके लिए। 2015 में एक लैंडमार्क वर्डिक्ट आता है जिसमें नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन की बात करें, एनजेएसी की, है ना, तो उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल जब डिक्लेयर किया गया तो उस टाइम पर जस्टिस कुरियन जोसेफ और जस्टिस मदन लाकूर, उन्होंने ये कहा था कि जजेस को रीजन देना चाहिए, कारण बताना चाहिए कि क्यों वो अपने आप को रेस्क्यू कर रहे हैं, क्यों उस केस से अपने आप को दूर कर रहे हैं। इससे क्या हो जाता है, ट्रांसपेरेंसी आएगी, और ट्रांसपेरेंसी का आपको पता ही है, फिर जुडिशरी में फिर कॉन्फिडेंस आता है, ट्रस्ट बिल्ड होता है अपने आप ही। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल सिंपल सा यही है कि कोविड डेथ से अगर किसी की डेथ हुई है तो 4 लाख रुपए तक का जो कॉम्पनसेशन देने की बात आई थी एनडीएमए एक्ट के अंदर में, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत, तो उसमें देखो कोविड को वैसे ही एक तरीके से पेंडेमिक को एक डिजास्टर पेंडेमिक तो कर दिया था, ठीक है, कोविड को नोटिफाइड डिजास्टर डिक्लेयर कर दिया गया था, ठीक है। तो उसके तहत अब 4 लाख रुपए अगर कोई भी कोविड के चलते डेथ हो जाती है किसी भी इंडिविजुअल की, तो उनको सहायता प्रदान करनी, या मान लो कि लाइवलीहुड अर्निंग में प्रॉब्लम हो गई उनकी, मतलब बहुत ज़्यादा परेशान हो गई, इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा वीक हो गई उनकी फैमिली की पोजीशन, या फिर उनकी डेथ हो जाती है, तो फैमिली वालों को कुछ ना कुछ सपोर्ट देने के लिए प्रोविज़न किए गए हैं। बोला 4 लाख रुपए तक का हेल्प प्रोवाइड कर दी जाए। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि फंड्स की शॉर्टेज है, ऐसे में स्टेट गवर्नमेंट के पास में जो एसडीआरएफ है उसको बहुत ज़्यादा क्राइसिस का सामना करना पड़ेगा, तो इसको थोड़ा मैनेज करो। उसी पॉइंट ऑफ व्यू से एक देखो हमने आर्टिकल डिस्कस कर लिया है, न्यूज़ डिस्कस कर ली थी, अब इस आर्टिकल को आप खुद से पढ़ोगे, ठीक है। पॉइंट जो था वो मैंने मेन बता दिया। आगे चलते हैं। इकोनॉमी पेज पे जो न्यूज़ है वो ये कि डोमेस्टिक गुड्स और प्रिवेसी को पुश करने के लिए अभी नए चेंजेस लाए गए हैं, जिसमें ये कोशिश है कि ई कॉमर्स कंपनीज के लिए थोड़ा सा टाइट रहे काम। तो ये अभी जो नए रूल्स अभी डिक्लेयर किए गए हैं मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के द्वारा, तो वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 2019 के तहत रिलीज़ किए गए हैं, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने जिस तरीके से सोशल मीडिया कंपनीज के ऊपर लगाम लगाने के लिए या उनकी जो अकाउंटेबिलिटी है उसको फिक्स करने के लिए जो रूल्स लाए थे, ऑलमोस्ट वैसे ही कुछ ऐसे प्रोविज़न अभी किए जा रहे हैं जो ऑनलाइन रिटेलर्स हैं, जैसे कि अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, इन ई कॉमर्स कंपनीज पे। अब बात यह है कि इसका इम्पैक्ट क्या है। सबसे पहली चीज़, ये जो स्पेसिफिक
फ्लैश सेल्स जो होती हैं कि एक झटके के अंदर आती है कि हाँ जी 2 घंटे के लिए आपका पोर्टल खुलेगा, आधे घंटे के लिए पोर्टल खुलेगा, मोबाइल फ़ोन इतना सस्ता बिक रहा है, ये इतना सस्ता बिक रहा है। पर उस केस के अंदर क्या होता है, फिर लोगों की अचानक से मार आती है, लोग फिर जल्दबाजी में खरीदना शुरू कर देते हैं। पर होता क्या है कि वो जो प्राइसेज हैं वो कहीं ना कहीं इस तरीके से मैनिपुलेट कर दी जाती है जिससे कि कंज्यूमर को चाहते ना चाहते हुए भी नुकसान हो जाता है। एक तो ये, दूसरा कंज्यूमर को नुकसान ना हो तो पर उसके साथ में जो दूसरे कॉम्पिटिटर्स हैं, छोटे जो रिटेलर्स हैं हमारे यहाँ पे, उन रिटेलर्स को नुकसान हो जाता है। तो ई कॉमर्स कंपनीज इस तरीके की बिग ये फ्लैश सेल्स का बहुत फायदा उठाती हैं। तो ऐसे में इनके ऊपर लगाम लगाने के लिए, एक लेवल प्लेइंग फील्ड तैयार करने के लिए कि जो दूसरे रिटेलर्स हैं उनको भी आप बराबर एक ऑप्शन दो, दूसरा कंज्यूमर्स को भी एक चॉइस अवेल कराओ। ऐसा नहीं कि आपने प्राइस इतनी रिड्यूस कर दिया, इतना कुछ आपने एक माहौल क्रिएट किया जिसके चलते कंज्यूमर अपनी चॉइस की जो फ्लेक्सिबिलिटी उसको ही खो चुका है। ठीक है, इसी तरीके से उनकी जिम्मेदारी भी फिक्स कर दी गई कि अगर यहां पर ये जो फ्लैश सेल स्कीम्स हैं इनके अंदर कोई भी गड़बड़ी मिलती है और मैनिपुलेशन अगर किया जाता है तो ऐसी परिस्थितियों में लायबिलिटी फिक्स की जाएगी इन ई कॉमर्स कंपनीज की। ठीक है ना। तो यहां पर आप देख सकते हैं मैनिपुलेशन। अब मैनिपुलेशन कैसे कर सकते हैं, सर्च रिजल्ट्स में, कि मान लो आपने कोई गूगल किया या फिर अमेजोन पे गए और आपने कोई प्रोडक्ट सर्च किया कि हाँ मुझे बुक चाहिए, इंडियन जीके बुक चाहिए, तो आप वहां पर अगर अमेजोन के साथ में कोलैबोरेशन पर्टिकुलर एक कंपनी का है, बड़ा शानदार पैकेज है उन दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग का, तो अमेजोन सबसे ज़्यादा उसी की उस पर्टिकुलर पब्लिकेशन की बुक्स को अगर ज़्यादा सजेस्ट करेगा तो वो चीज़ क्या हो जाएगी, पार्शियलिटी हुई कि नहीं, उस चीज़ को कंटेन करना कि भाई आप एक ही कंपनी के प्रोडक्ट को बार बार ऊपर क्यों दिखा रहे हो, और भी तो आपके पास में कंपनियों के साथ में कोलैबोरेशन होगा ना, उन कंपनीज के प्रोडक्ट क्यों नहीं दिखाते हो। इसमें एक जो मुद्दा निकल के आता है वो ये कि ये कंपनियां होती है ना, ई कॉमर्स कंपनीज, इनका खुद का किसी एक कंपनी के साथ कोलैबोरेशन होना है या फिर खुद की कोई दूर की सब्सिडियरी ओपन करके रखते हैं, और वो दूर की सब्सिडियरी जो होती है छोटी कंपनी या अपनी खुद की एक ब्रांच किसी और दूसरी कंपनी के नाम से उस कंपनी के प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं कि हाँ भाई हमारा ही मार्केट है और हम ही हमारे प्रोडक्ट बेचेंगे, नाम हम सबका कर रहे हैं, जबकि ये चीज आ गई। फिर बात आ जाती है कंज्यूमर के लिए क्या बेनिफिट है। कंज्यूमर के लिए बेनिफिट है कंज्यूमर की प्रिवेसी, कि मान लो अमेजोन के ऊपर आपने कोई अपना अकाउंट बनाया, फ्लिपकार्ट पे बनाया, किसी भी कंपनी पे, कोई भी ई कॉमर्स या ई रिटेलर कंपनी है, कोई भी वेबसाइट मान लो आप जहां से आप प्रोडक्ट परचेज कर रहे हो, तो उस कंज्यूमर का डेटा किसी तीसरी पार्टी के साथ में वो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म शेयर नहीं करेगा जब तक कि उस पर्टिकुलर कंज्यूमर का कंसेंट ना ले ले। मतलब पहले कंज्यूमर बोलेगा कि हाँ जी मैं तैयार हूं, आप मेरी इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हो, तो ही ई कॉमर्स कंपनियां ये शेयर कर सकेंगी डेटा। जैसे कि आपको पता ही है ना, व्हाट्सएप फेसबुक वाला मैं कितनी बार एग्जांपल बता चुका हूं वो। इसके अलावा नई कोई भी ई कॉमर्स कंपनी आएगी तो उनको DPIIT के साथ में अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, जिससे कि टाइम टू टाइम ई कॉमर्स कंपनीज जो हैं वो अपनी इंफॉर्मेशन को सीधा शेयर कर सके। इसके अलावा डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पॉलिसी की अगर बात करें, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, उस पर भी नजरें ध्यान में लगाई जा सके DPIIT के द्वारा, जिससे क्या होगा कि मान लो कोई भी कंपनी अपने आप को एक्सपेंड कर रही है और वहां पर इन्वेस्टमेंट अगर आता है आउट ऑफ इंडिया से ई कॉमर्स कंपनीज में, तो उस पर भी नजर रखी जा सके। अब बात यह आ जाती है कि IT रूल्स और ये जो नए कंज्यूमर रूल्स हैं इनमें क्या कॉमन है। कॉमन देखो ये बात है कि 24/7 कोऑर्डिनेशन के लिए, 24/7 मतलब सातों दिन 24 घंटे हफ्ते के लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के साथ में कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा इन ई कॉमर्स कंपनीज को। वही चीज कही गई थी सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज के लिए, फेसबुक, व्हाट्सएप, ये सारे इनके लिए। इसके अलावा ई कॉमर्स कंपनीज को एक ग्रीवेंस ऑफिसर को भी अपॉइंट करना पड़ेगा, एक चीफ कंप्लायंस ऑफिसर भी, और एक नोडल कॉन्टेक्ट पर्सन के तौर पर भी अपॉइंटमेंट करनी पड़ेगी। तो ये चीजें एग्जैक्टली वही है जो IT मिनिस्ट्री के द्वारा IT इंटरमीडियरी रूल्स में डिक्लेयर की गई थी। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज है क्वालिटी फोकस टू एड प्राइवेट कंपनीज गेन इन डेयरी सेक्टर। इसमें देखो सिंपल सी बात यह है कि अब धीरे धीरे डेयरी सेक्टर जो है वो ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज्ड मैनर से ऑर्गेनाइज सेक्टर की तरफ ज्यादा मूव कर रहा है। इसका सिंपल सा देखो कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज, अगर अभी करंट सिचुएशन की बात करें कि जितना मिल्क का मार्केट है, उस मार्केट में प्रोडक्शन और सेलिंग की या फिर कंजम्पशन की बात करें तो ऑर्गेनाइज्ड मैनर में अगर देखें तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज तो देखो 55% मार्केट को ग्रैब करती हैं, जबकि प्राइवेट प्लेयर्स 45% करते हैं। एक तो ये देखिए आप। दूसरा, ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो नॉर्थ इंडिया में दूध का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है, लगभग 50%, जबकि साउथ इंडिया की बात करें तो 19%, ईस्ट इंडिया की बात करें तो 6% और वेस्ट इंडिया की बात करें तो
25%। तो नॉर्थ इंडिया सबसे ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व रहता है, जिसमें यूपी और ये बिहार, पंजाब, इनकी आप बात कर सकते हो। खैर आगे आइए, डेयरी सेक्टर की अगर बात करें तो कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट की बात करें, मतलब 2014-15 से लेके 2019-20 तक का जितना भी ग्रोथ रेट रही है, ठीक है, उन सभी को जोड़ दिया गया और ये जो 4-5 साल का हुआ, इस 4-5 साल से आपने डिवाइड कर दिया तो आप देखोगे एवरेज ग्रोथ रेट कितनी आ रही है, 10% की ग्रोथ रेट से राइज हो रहा है डेयरी मार्केट हमारे यहां पर, ठीक है ना। इसमें लगातार इन्वेस्टमेंट भी आ रहा है, एडवाइजरी भी कहीं ना कहीं ये शो मतलब ट्रेंड भी ये देखने को मिल रहा है कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर से ऑर्गेनाइज सेक्टर की तरफ स्विच किया जा रहा है। इंडिया इंटरनेशनली अगर देखें, ग्लोबल मिल्क प्रोडक्शन और कंजम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो लगभग 30% प्रोडक्शन में दूध का प्रोडक्शन इंडिया में होता है। इंडिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मिल्क का और लार्जेस्ट कंज्यूमर भी है मिल्क का, ठीक है। और मार्केट कितना है इंडिया में, $94 बिलियन का। तो ऐसे में आप देखो कि लगातार डेयरी सेक्टर एक रेम्यूनरेटिव पॉइंट बन रहा है। ऐसे में किसान या फिर जो भी सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर हो या फिर कोऑपरेटिव सेक्टर हो, ये लगातार खींचते चले आ रहे हैं, ठीक है। प्राइवेट प्लेयर्स की बात करें डेयरी सेक्टर में, ये मैंने बता दिया 45% इनका कंट्रीब्यूशन है, जबकि 55% कोऑपरेटिव जो सोसाइटीज है वो काम कर रही हैं। इसके अलावा एक तो आप मिल्क सीधा आप कंज्यूम करो कि किसी भी एक जगह से जाओ और दूध लेकर के आ जाओ कि हाँ गाय भैंस रखते हैं, दूध लेकर के आ गए और वो आप घर पे यूज़ कर रहे हो उनका, अपने हिसाब से दही जमाते हो, फिर छाछ बनाते हो, समथिंग वो हो गया सारा। अब इसके अलावा अगर प्राइवेट सेक्टर वहाँ पे इन्वॉल्व होता है तो इस मिल्क को पहले डेयरीज में ले जाया जाएगा, फिर वहाँ पर उनकी प्रोसेसिंग होगी, वैल्यू एडिशन कर दिया जाएगा, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट जिसको हम बोलते हैं वैप, ठीक है। इससे क्या होगा, मिल्क की प्रोसेसिंग हो गई, वहां पे लेबर लगी है उसका काम हो गया, जो इंफ्रास्ट्रक्चर लगा है वो हो गया, फिर उसके बाद में प्रोसेस के बाद में प्रोडक्ट को बाई प्रोडक्ट, मिल्क बाई प्रोडक्ट्स को आप सेल आउट कर रहे हो, वो सारी चीजें कहीं ना कहीं अट्रैक्शन का पॉइंट बन रही हैं डेयरी मार्केट के अंदर, ठीक है। इसके अलावा जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयमेंट की बात करें, ROCE की, वो भी देखो अब कहीं ना कहीं बढ़ रहा है, क्योंकि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब हो गया कि कितना रुपया आपने इन्वेस्ट किया और उसके ऊपर आपको रिटर्न कितना मिल रहा है, तो वो भी राइज हो रहा है। तो इसके चलते क्या एनकरेजमेंट मिल रहा है प्राइवेट सेक्टर को, यही चीज यहां पे बताई जा रही है, ठीक है। दूसरी न्यूज है कि भाई ग्रीन हाइड्रोजन परचेजिंग को लेकर के भाई ऑब्लिगेशन या फिर मैंडेटरी किया जा रहा है, जो भी इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स हैं जिनको कि ग्रीन हाउस की जरूरत है, सॉरी ग्रीन हाइड्रोजन गैस की जरूरत है, ग्रीन हाउस का नाम आ गया, ग्रीन हाइड्रोजन की जरूरत है, बोले कि वो आप डोमेस्टिक प्रोड्यूसर से ही परचेज करोगे, ये बात कही गई है पावर मिनिस्टर RK सिंह जी के द्वारा, ठीक है। और आप देखोगे द रिन्यूएबल एंड एनर्जी मिनिस्टर, ये पावर और ये दोनों कंबाइन हो चुके हैं, ध्यान रखना, ठीक है, एक ही मिनिस्ट्री में चलती है। इससे क्या हो जाता है कि गैप नहीं आएगा प्लानिंग करने में, ओके। तो देखते हैं अभी, बाकी आप थोड़ा सा ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में थोड़ा और पढ़ लेना। अब चलते हैं वर्ल्ड पेज पे, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो देख लेते हैं। वर्ल्ड पेज पे फर्स्ट न्यूज तो इधर आप देख सकते हो कि यूनाइटेड नेशन की एक रिपोर्ट रिलीज हुई है, उसमें यह बताया गया कि 2020 के साल में लगभग 8500 बच्चों को सोल्जर्स की तरह काम में लिया गया है, मतलब बच्चों के हाथों में बंदूक थमा दी, और उनमें भी जो मेन कंट्रीज हैं वो है यहाँ पर सोमालिया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, अफगानिस्तान, सीरिया, यमन, मतलब जहाँ पर सिविल वॉर चल रहा है। एक तो ये रिपोर्ट आई है, तो बच्चों के वल्नरेबल सेक्शन में या बच्चों के बारे में कभी लिखना हो तो आप ये बता सकते हो। दूसरा, ईरान के अभी इलेक्शन हुए हैं, प्रेसिडेंट इलेक्ट जिनका नाम है इब्राहिम रईसी, तो इनके ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं अमेरिका के द्वारा, बोले इलेक्शन की जो प्रोसेस था वो बहुत ही ज़्यादा गलत था। वजह क्या है जी, सीधी सी बात है कि इब्राहिम रईसी एक रेडिकल मतलब एकदम एक्सट्रीमिज्म पे चलने वाले इंसान है, ठीक है, और वहाँ पर जो रिलीजियस लीडर है अयतुल्ला खमीनी, उन्हीं की बात मानने वाले हैं। रही सही में ये पहले जज भी रह चुके हैं, तो और इन्होंने अपनी तरफ से स्टेटमेंट दे दिया कि हम जो बाइडन या अमेरिका के साथ में कोई एंगेजमेंट नहीं रखेंगे, हमारी कंडीशंस कंटिन्यू, हमारी बैलिस्टिक मिसाइल का जो प्रोजेक्ट हम बिल्कुल नहीं रोकने वाले हैं। तो ऐसे में 2015 का जो जेकपोआ प्रोजेक्ट है, जेकपोआ जो एग्रीमेंट है जिसमें P+5 1+ ईरान इनके बीच में एग्रीमेंट था, उसका रिवाइवल के चांसेस कम बन जाते हैं। तो ऐसे में यूएसए अपनी तरफ से बोले दबाव बना रहा है, ये बात बोली जा रही है ईरान के द्वारा। फिर बात आ जाती है, पाकिस्तान ने यूएसए के बेसिस के लिए मना कर दिया कि हमने बहुत ज़्यादा कीमत चुकाई है यूएसए का साथ दे करके, बोला हम अब बिल्कुल भी साथ नहीं देंगे यूएसए का, कि अगर यूएसए चाहे कि हमारे यहाँ पर पाकिस्तान में खुद के कैंप्स बनाए और फिर बाद में पाकिस्तान में अफगानिस्तान में पीस स्टैब्लिश करे, बोला हम अब पाकिस्तान इतना पागल नहीं रहा, ये बात बोली गई इमरान खान के द्वारा। यूएसए के कोर्ट में अब देखो ट्रायल चलेगी है ना, यूएसए कोर्ट में अब सुनवाई होगी फेडरल कोर्ट में। 26/11 का जो मुंबई अटैक हुआ था हमारे यहाँ पर, उसमें एक इंडिविजुअल जिसका नाम है तहव्वुर राणा, ये बेसिकली देखो अब कैनेडियन बिजनेसमैन है, ठीक है ना, तो इसका इन्वॉल्वमेंट माना जा रहा है। तो अब देखते हैं आगे क्या बात होती है।
बाकी तो देखो यहाँ पर इतना कुछ भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जो हमें पूरा डिस्कस करना हो, बाकी कुछ भी बच गया है देख लेना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।